गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर दास क्लासेस। मैं हूं गरिमा पाल और आज हम बात करेंगे पंचायती राज सिस्टम के बारे में। तो हम देखते हैं 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंट होता है, एक लंबा समय एज अ कॉलोनी बिताने के बाद ब्रिटेन के अंडर जब ब्रिटिशर्स यहाँ से जाते हैं, उस समय पर बिल्कुल इंडिया की जो कंडीशन होती है वो अस्त व्यस्त होती है। इंडियन लीडर्स ट्राई कर रहे होते हैं किस तरीके से हम इस इंडिया को यूनाइट करें, क्या इसका फॉर्मेट रहेगा, किन प्रिंसिपल्स पे इसका एडमिनिस्ट्रेशन वर्क करेगा। तो ऐसे में जैसा कि हम सभी जानते हैं, इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। तो इतने चैलेंजेस होने के बाद भी रीजनली डिवाइडेड होता है इंडिया, रिलीजियस वेरिएशन देखने मिलता है, लिंग्विस्टिक वैरायटी देखने मिलती है, और इतने सारे वेरिएशंस के बावजूद, इतनी लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन होने के बावजूद हम एक डेमोक्रेटिक रास्ता चुनते हैं। अब क्योंकि एरिया वाइज पे इंडिया बहुत बड़ा था, तो उसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमारे लीडर्स क्वाजी फेडरल, केसी वेयर के वर्ड्स में बोलें तो क्वाजी फेडरल सिस्टम अडॉप्ट करते हैं, जिसमें कि हमें देखने मिलता है सेंट्रल लेवल पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट के लेवल पर स्टेट गवर्नमेंट देखने मिलती है। उस समय तो ऐसा सिस्टम हम अडॉप्ट कर लेते हैं, बट इंडियन लीडर्स जानते हुए कि किस तरीके से डेवलपमेंट को ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाया जाएगा, समय समय पर ट्राई करते हैं पंचायती राज को इम्प्लीमेंट करने के लिए। पंचायती राज हम उस समय पे वर्ड देखते हैं कि यूज नहीं होता है, रादर रूरल लोकल डेवलपमेंट को इम्प्लीमेंट करने का ट्राई किया जाता है। समय समय पे हम देखते हैं जैसे कि 1952 का वो दौर था जब ट्राई कर रहे होते हैं इंडियन लीडर्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाकर या कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाकर कि किस तरीके से गांधीयन प्रिंसिपल्स जो थे, गांधी जी की आइडियोलॉजी में हमें हमेशा देखने मिलता है कि उन्होंने रूरल के डेवलपमेंट को कैसे प्रायोरिटी दिया है, कि कैसे ग्रामीण भारत जब आगे बढ़ेगा तभी पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट इंडिया का हो पाएगा। बट फेलियर्स फेस करने के बाद बलवंत राय मेहता एक कमेटी बनाई जाती है पंचायती राज सिस्टम पे, जिनका रिपोर्ट आता है और वो कुछ सजेशंस देते हैं। उसके बाद इंडियन लीडर्स को भी समझ में आता है, नीड महसूस होने लगती है उस रिपोर्ट को देखने के बाद कि कितना जरूरी है रूरल डेवलपमेंट पे एक लोकल गवर्निंग बॉडी का होना। फिर उसके बाद हम देखते हैं फाइनली 1992 में पंचायती राज सिस्टम को हम एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाते हुए अमेंडमेंट्स के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड होता हुआ देखते हैं, और जिसके बाद 3 टियर सिस्टम अडॉप्ट होता है और पंचायती राज सिस्टम इंडिया में हमें दिखाई देता है एज अ मेजर सक्सेस ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। तो चलिए आज हम इसी को देखने की कोशिश करेंगे एक सिरे से, एक सीक्वेंस में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, और साथ ही साथ हम ध्यान रखेंगे कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्वेश्चंस हैं जो अराइज हो सकते हैं और इम्पोर्टेंट हैं। PRI यानी कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को हम देखेंगे, या आप कह लीजिए पंचायती राज सिस्टम को देखने की हम कोशिश करेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा, अगर हम सोचें कि पंचायती राज है क्या, तो पंचायती राज डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि किस तरीके से डेमोक्रेसी को ग्रास रूट लेवल तक इम्प्लीमेंट करा जाए, डेवलपमेंट को उन पिछड़े एरियाज तक पहुंचाया जाए जो कि शायद सेंट्रल गवर्नमेंट उतना सक्सेसफुली उन एरियाज को रीच करने में ना हो पाए। तो हम देखते हैं कैसे टॉप टू बॉटम नहीं होकर पंचायती राज सिस्टम एक बॉटम टू टॉप अप्रोच है, यानी कि छोटे सिरे से और फिर ऊपर ऊपर ऊपर। चलिए क्रोनोलॉजिकली अगर हम इसको देखने की कोशिश करें तो हम देखते हैं 1952 में CDP यानी कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम और इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम जैसे प्रोग्राम्स हमको देखने मिलते हैं, जिसमें कि गवर्नमेंट ट्राई कर रही होती है लोकल बॉडी तक डेवलपमेंट को पहुंचाने की और ग्रास रूट लेवल को कैसे एडमिनिस्टर करा जाए
इस बात को एक्सप्लोर करने की। 1953 तक आते आते हम देखते हैं इसी को सक्सेसफुल बनाने के लिए गवर्नमेंट कुछ स्कीम्स लॉन्च करती है, जिसमें से कि एक है नेशनल एक्सटेंशन स्कीम, कि किस तरीके से नेशनल स्कीम्स को एक्सटेंड करा जाए ग्रास रूट लेवल्स पे। उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे इंडियन गवर्नमेंट उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाती है जिस तरीके से सोचा होता है उस तरीके से इम्प्लीमेंट करने में, जिसके चलते एक कमिटी का फॉर्मेशन होता है बलवंत राय कमिटी। बलवंत राय को हम आर्किटेक्चर ऑफ इंडियन पंचायती राज सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इनका कितना मेजर रोल रहा होगा जो प्रेजेंट पंचायती राज सिस्टम है उसको देने में। तो हम देखते हैं इनके मेजर सजेशंस जो आते हैं बलवंत राय मेहता कमेटी के, उसमें वो 3 टियर सिस्टम प्रपोज करते हैं जो कि इंडिया ने अडॉप्ट करा है और प्रेजेंट टाइम में हमें देखने मिलता है। तो 3 टियर सिस्टम का मतलब क्या है कि पंचायती राज 3 लेवल्स पे काम करती है। तो मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए चलूंगी। तो सबसे लोअर लेवल अगर हम देखें तो हमें देखने मिलता है विलेज लेवल पर एक गवर्निंग बॉडी, उसके बाद ब्लॉक लेवल पे, और उससे ऊपर वाले लेवल पे आप चलेंगे तो डिस्ट्रिक्ट देखने मिलता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि बॉटम टू टॉप अप्रोच है, और इसके ऊपर फिर स्टेट और उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट। बलवंत राय मेहता की रिपोर्ट के बेस पर 1958 में जो नेहरू जी की गवर्नमेंट होती है वो इसको इम्प्लीमेंट कर देख लेती है। सबसे पहले नागौर, जो कि कहां पर है, राजस्थान में। तो हमें देखने मिलता है नागौर राजस्थान में 1958 में पंचायती राज का इनॉग्रेशन बाय द नेहरू गवर्नमेंट। चलिए अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे कुछ कमिटीज जो कि पूछी जाती हैं। कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि इनमें से कौन सी कमिटी किससे रिलेटेड है, मैच द फॉलोइंग, या फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए या आपको आइडेंटिफाई करना होता है। तो उसके लिए हम थोड़ा सा रुक कर कमिटीज देखेंगे। ऑन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस या पंचायती राज। तो जैसा कि मैंने कहा सबसे पहले हमने देखा 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी। लेटर ऑन हमें देखने मिलता है 1977 में अशोक मेहता कमेटी। इनके रिकमेंडेशंस थोड़े से डिफरेंट होते हैं, जैसे कि ये 2 टियर सिस्टम प्रपोज करते हैं जो कि हमने एक्सेप्ट नहीं किया अगर हम अपने मॉडर्न मॉड्यूल में देखें। नेक्स्ट कमेटी हमको देखने मिलती है 1985 में, और नेक्स्ट 1986 में। तो 1985 में हम देखते हैं J.V.K. राव कमेटी, और लेटर ऑन 86 में वेरी फेमस L.M. सिंघवी। चलिए तो ये तो रही मेजर इंपॉर्टेंट कमिटीज जिसमें से कि
मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर आप कहेंगे तो बलवंत राय मेहता कमेटी हमें देखने मिलती है। और लेटर ऑन हम देखते हैं, हमने देखा 86 में एल एम सिंघवी कमेटी फॉर्म होती है, और उसके बाद फाइनली 1992 में हमें देखने मिलता है 73rd अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें हम देखते हैं कि पंचायती राज सिस्टम स्टैट्यूटरी बॉडी बन जाता है, यानी कि पार्लियामेंट से एक्ट पास होकर आता है और पंचायती राज सिस्टम हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में देखने मिलता है। तो जब हम ये बात करेंगे कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी बन गया, तो हमें ये देखना होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में किन पार्ट्स में, किन स्केड्यूल्स में इसको मेंशन किया गया है। तो अगर हम स्केड्यूल देखें तो स्केड्यूल 11 में हमें पंचायती राज सिस्टम के बारे में बात देखने मिलती है। अगर आप पार्ट देखेंगे तो पार्ट 9th में हमें पंचायती राज सिस्टम की बात देखने मिलती है। इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ आप कह लीजिए डायरेक्शंस हैं स्टेट को कि किसके अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। तो यहाँ पर भी हमें देखने मिलता है आर्टिकल 40 में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात की गई है कि स्टेट गवर्नमेंट को अपना बेस्ट ट्राई करना चाहिए कि लोकल लेवल तक किस तरीके से डेवलपमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, डिसेंट्रलाइजेशन को अपनाया जाए। एंड देन ऑफ कोर्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल 243, जिसमें हमें पंचायती राज देखने मिलता है। इसमें भी स्पेसिफिकली अगर हम देखेंगे तो ए से ओ तक की पंचायती राज सिस्टम के बारे में बात की गई है। अब एग्जाम्स में जो ये आर्टिकल्स हैं डिटेल्स में जाकर पूछे जा रहे हैं, जैसे कि आर्टिकल 243 ए से ओ के बीच में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि 243 जे में क्या है, 243 के में क्या है। तो आइए हम कोशिश करेंगे इन आर्टिकल्स को डिटेल में देखने की। टू 43 A to O। तो आर्टिकल 243 मैंने ऊपर मेंशन किया ही है। अब मैं यहाँ पे उसके पार्ट्स को एक्सप्लेन करूंगी। तो 243A में हमें देखने मिलता है ग्राम पंचायत, या आप कह लीजिए ग्राम सभा का वर्णन। अब आर्टिकल 243 बार बार नहीं लिखते हुए मैं A B C करके एक्सप्लेन करती चली जाऊंगी। तो A में हमें देखने मिल रहा है लोएस्ट लेवल यानी कि विलेज लेवल पे ग्राम सभा का फॉर्मेशन। B में हम बात करते हैं इसके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत या ग्राम सभा। C में हम बात करते हैं इसके कॉम्पोजिशन की, कॉम्पोजिशन ऑफ पंचायती राज, कि उसमें किस तरीके से कौन कौन मेंबर्स हैं जो उसके पार्ट होंगे और कैसा कॉम्पोजिशन उसका देखने मिलेगा हमें। डी में हम बात करते हैं रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन पंचायती राज। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूंगी कि पंचायती राज सिस्टम के तीनों ही लेवल्स पे हमें देखने मिलता है 1/3 सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन। तो हम देख रहे हैं कि पंचायती राज सिस्टम सिर्फ रीजनल डिस्पैरिटीज को कम करने की कोशिश नहीं कर रहा है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज को कम करने की कोशिश नहीं कर रहा है, साथ ही साथ ये जेंडर के डिस्पैरिटी को भी डील करने की कोशिश कर रहा है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान में रखने का कि विमेन को सीट का रिजर्वेशन पंचायती राज सिस्टम में है, 1/3 सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर विमेन। तो किस तरीके से कोशिश कर रहा है कि रूरल लेवल पर जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा ही जेंडर डिस्पैरिटी देखने मिलती है, ऐसी विमेन देखने मिलती हैं जो कभी बाहर नहीं जाती, वर्किंग नहीं होती,
या एजुकेटेड नहीं होती, वो कैसे इसके थ्रू उनको मोटिवेशन मिलता है, बाहर निकलती हैं, उन्हें कॉन्फिडेंस मिलता है, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट हेल्ड करती हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। ई में हम बात करते हैं टेन्योर या फिर टर्म ऑफ पंचायती राज, विच इज 5 years। तो हर 5 years में पंचायती राज के इलेक्शंस देखने मिलते हैं हमें। तो इस तरीके से हमने ए बी सी डी ई देखा। चलिए आगे बढ़ते हुए अब हम देखेंगे ई तक हमने देखा, अब हम एफ से देखने की कोशिश करेंगे। तो एफ में हमें देखने मिलता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स। डिस्क्वालिफिकेशन, तो क्या क्राइटेरिया रहेंगे जिसमें कि जो पंचायती राज के मेंबर्स हैं वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। जी में हमें देखने मिलती है पंचायती राज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एंड पावर्स ऑफ पंचायती राज सिस्टम। नेक्स्ट एच में हमको देखने मिलता है टैक्स एंड फंड्स ऑफ पंचायती राज, कि कौन से वो एरियाज आएंगे जिसमें कौन सी वो लिस्ट है, कौन सी वो चीजें हैं जिसमें कि पंचायती राज का फंडिंग आएगा, जिस पे वो टैक्स इम्पोज कर सकते हैं। आय में हम इसी तरीके से देखते हैं कि एक फाइनेंस कमीशन का गठन होता है स्पेशली फॉर पंचायती राज सिस्टम्स। अब फाइनेंस कमीशन का गठन हुआ है तो हम देखेंगे कि ऑडिट भी होगा। तो जे में हमें देखने मिलता है ऑडिट्स जो है अकाउंट्स ऑफ पंचायती राज का ऑडिट। तो इस तरीके से हमने जे तक देखा। चलिए आगे बढ़ते हुए के में हमें देखने मिलते हैं पंचायती राज सिस्टम के इलेक्शंस। तो हम देखते हैं कि डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं पंचायती राज सिस्टम के, जिसमें अडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पर वोटिंग होती है। और टेन्योर में हमने देखा था एवरी 5 years पंचायती राज का री इलेक्शन होता है। एल में हम देखते हैं पंचायती राज सिस्टम्स का इम्प्लीमेंटेशन इन यूनियन टेरिटरीज में किस तरीके से इनको इम्प्लाई किया जाएगा। एन में हम देखते हैं कि देयर आर सर्टेन एरियाज जहां पर पंचायती राज सिस्टम का आप कह लीजिए कि अवेलेबल नहीं है या फिर जहां पर नहीं इसको इम्प्लाई किया गया। सो देयर आर सर्टेन एरियाज जहां पर ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन देखने नहीं मिलता है। एन में हमें देखने मिलता है कॉन्टिन्यूएंस ऑफ पंचायती राज। और ओ में हमें देखने मिलता है आर्टिकल 243 ओ बात करता है कि किस तरीके से जो कोर्ट्स हैं उन पे एक बार लगा हुआ है कि पंचायती राज सिस्टम के इलेक्शंस में वो इंटरफेयर नहीं करेंगे। सो कोर्ट्स आर बार्ड, यानी कि उनको अलाउड नहीं है पंचायती राज सिस्टम के इलेक्टोरल मैटर्स में जजमेंट देना या इंटरफेयर करना। तो इस तरीके से आप देखेंगे हमने कोशिश करी आर्टिकल 243 को डिटेल में देखने की। ये एक बहुत ही लैंडमार्क कह लीजिए आप अमेंडमेंट है, 73rd अमेंडमेंट,
बहुत इम्पॉर्टेंट है इस नज़र से अगर हम देखें। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का सबसे ज़्यादा सॉलिडिफाइड अगर रूप देखने मिलता है इंडिया में तो प्रेजेंट में वो है। देन ऑफ कोर्स इसमें लूप होल्स हैं, जैसे कि अगर आप विमेन की भी बात करें तो हमें देखने मिलता है कि कैसे डमी की तरह वर्क करी विमेन उन एरियाज में, और उन जगहों पे हमने देखा कि वो ऑफिस जाती तो है बट मेजर डिसीजंस जो हैं वो उनके हस्बैंड्स ले रहे हैं या उस तरीके से। बट देन ऑफ कोर्स इसके प्रोज भी रहे, विमेन में वो कॉन्फिडेंस आया कि वो बाहर निकल कर बात करें। जैसे आप देखते हैं रूरल एरियाज में एक रिस्ट्रिक्शन होता है ऑन या बैरियर होता है मूवमेंट का, बैरियर ऑफ मूवमेंट जिसको बोला जाता है विमेन पे, कि वो उनको अलाउड ही नहीं होता है उस तरीके से बाहर जाना, बातचीत करना जिससे उनमें कुछ सेल्फ कॉन्फिडेंस आए या उस तरीके से। बट ऐसे सिस्टम में हमें देखने मिला कि कैसे वो बेनिफिट करता है अपने प्रोविजंस के थ्रू विमेन को, जेंडर डिस्पैरिटी को कम करने की कोशिश करता है, रीजनल डिस्पैरिटी इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, हैव्स और हैव नॉट के गैप को कम करने का, डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड रीजन्स के गैप को कम करने का ट्राई करता है, एक अटेम्प्ट है। और हमें देखने मिलता है कि जो स्टेट लिस्ट है उसमें पंचायती राज को रखा गया, ठीक है। 29 सब्जेक्ट्स के अराउंड उनको पावर मिला कि वो इस पे बना सकते हैं। तो डिसेंट्रलाइजेशन वाकई में रियल सेंस में करने की पावर्स को कोशिश करी गई है। तो आई होप ये आपको हेल्प करे आपके आने वाले एग्जाम्स में क्वेश्चंस को डील करने में, और बने रहिए अरदास क्लासेस के साथ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।